हम लेकर आ चुके हैं सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एपिसोड 3 को। आज का ये एपिसोड मेरे फेवरेट एपिसोड में से एक है, जिसे देखकर सच में आपको गूज़बम्स आने वाले हैं, क्योंकि पृथ्वी पर फिर से कुछ खतरनाक आने वाला है, जिसे रोकने के लिए जिन्वू के अलावा अब यहाँ कोई नहीं है। इसके अलावा भी इस वीडियो में बहुत कुछ खास होने वाला है, इसीलिए आप इसे अंत तक जरूर देखना। तो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह जिन्वू के सोल्जर्स सिटी के क्रिमिनल्स को खत्म करने का काम कर रहे होते हैं, और इस मिस्ट्री का पता लगाने के लिए जिनचुल इस केस पर काम करने लगता है, जो कि इस टाइमलाइन में एक क्राइम डिटेक्टिव है। और जब जिन्वू स्कूल जाना स्टार्ट करता है, तब जिनचुल को इसी केस की वजह से जिन्वू के बारे में पता चलता है, और वो जिन्वू के स्कूल में सच्चाई का पता लगाने के लिए जाता है। और यहाँ जिन्वू लगभग 30 सालों बाद जिनचुल से मिलता है। यहाँ जिन्वू की वजह से जिनचुल को सब कुछ याद आ जाता है, और अंत में जिन्वू अब तक की सारी सच्चाई उसे बता देता है। तो चलिए अब हम आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्च में हुए इंसिडेंट के बाद कुछ समय बीत जाता है, और अप्रैल के अंत में एक दिन हम वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के सुनसान डेजर्ट एरिया में एक ट्रैवलर को देखते हैं। ये ट्रैवलर यहाँ कुछ ऐसा देखता है कि उसके होश उड़ जाते हैं, और वो तुरंत इमरजेंसी रिपोर्ट सेंटर में कॉल करता है। ट्रैवलर घबराते हुए उन्हें बताता है कि यहाँ कुछ टूट रहा है और इसमें बहुत से क्रैक्स आ गए हैं। इमरजेंसी सेंटर के लोग पूछते हैं कि क्या रेगिस्तान में कोई बिल्डिंग है जो गिरने वाली है, और जिस क्रैक के बारे में आप बोल रहे हैं वो कहाँ पर है। तब वो बंदा बताता है कि बात ये है कि यहाँ आसमान टूट रहा है। इसके बाद सियोल सिटी में हम जिन्वू के घर का सीन देखते हैं, जहां जिन्वू के साथ इग्रिस भी पढ़ रहा होता है, और वो बोलता है कि किंग क्वेश्चन नंबर 24 को इस तरह नहीं करते हैं। तभी अचानक जिन्वू को खतरे का एहसास होता है। बाहरी दुनिया के खतरे का एहसास होते ही वो तुरंत रूलर्स के वेसल से मिलने एक कॉफी शॉप में चला जाता है। जिन्वू उससे पूछता है कि क्या ये रूलर्स का काम है। वो जिन्वू से बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उनकी मूवमेंट्स हमसे बिल्कुल अलग है। इसके बाद जिन्वू पूछता है कि वो जो भी यहाँ आ रहे हैं, तुम उनके बारे में मुझे कुछ बता सकते हो क्या। तब वेसल उसे बताता है कि बहुत सालों पहले यहाँ दूसरी दुनिया भी मौजूद थी, जिसने हमारी दुनिया पर कदम रखा था। ऐसा लगता है कि आर्मी ऑफ द स्काई से पीछा किए जाने की वजह से उन्होंने अपनी दिशा बदल ली। तब जिन्वू पूछता है कि उन्होंने पृथ्वी पर आने की कोशिश क्यों की। तब वेसल बताता है कि वहाँ की प्रजाति जिंदा रहने के लिए स्टार्स के रॉक्स खाते हैं। इससे साफ है कि वो यहाँ क्यों आना चाहते हैं। उनकी दुनिया में उन्हें टाइटन्स बोला जाता है, जो बहुत खतरनाक होते हैं। जिन्वू समझ जाता है कि इसका मतलब वो हमारे दोस्त नहीं है, और कप ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज करने से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मतलब इन दुश्मनों को पृथ्वी की तरफ कभी आना ही नहीं था। इसके बाद वो वेसल बताता है कि जिन दुश्मनों को रूलर्स की दुनिया को टारगेट बनाना चाहिए था, उन्होंने अपना टारगेट बदलकर अब पृथ्वी कर लिया है। ये सुनकर जिन्वू को लगता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। इसके बाद रूलर का वेसल जिन्वू को बताता है कि रूलर्स सोच रहे हैं कि वो दुश्मन तुम्हारी ग्रेट पावर्स के पीछे हैं, जो तुम्हारे अंदर है, और उन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए आर्मी ऑफ द स्काई को भी भेज दिया है। जिन्वू सोचता है कि अगर रूलर्स की आर्मी गेट्स की मदद से यहाँ आने वाली है, तो उन्हें यहाँ आने में कई साल लग जाएंगे। तब तक यहाँ सब खत्म हो जाएगा। जिन्वू सोचता है कि मैं टाइटन्स को रोकने के लिए रूलर्स की आर्मी का वेट नहीं कर सकता। जिसके बाद जिन्वू अकेले ही उनसे फाइट करने का फैसला करता है। इसके बाद हम उसी रेगिस्तान का सीन देखते हैं, जहाँ आसमान में क्रैक हुआ था। ये बात जब अमेरिकन गवर्नमेंट तक पहुँचती है, तब वो इस जगह को सील कर देते हैं, और वहाँ आर्मी के साथ कई एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। लेकिन कोई भी एक्सपर्ट इस चीज को समझने लायक जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि किसी भी इंसान ने ऐसा होते हुए अब तक नहीं देखा था। तब वहाँ की आर्मी का चीफ बोलता है कि फिक्र मत करो, अगर इसमें से कुछ बाहर आया भी तो हम संभाल लेंगे। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ खड़े आर्मी के सभी टैंक्स हवा में उड़ने लगे हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि ये सब कोई और नहीं बल्कि खुद जिन्वू कर रहा था, क्योंकि जिन्वू जानता है कि टाइटन्स के आगे इंसानी वेपन किसी काम के नहीं है। इसीलिए जिन्वू टैंक और सभी सोल्जर्स को वहाँ से हटाकर उस जगह को खाली कर देता है, ताकि किसी भी इंसान की मौत इस वॉर में ना हो। जिन्वू अब सोचता है कि मैं उन्हें फील कर सकता हूँ। मैं हमारे दुश्मनों के उस जुनून को फील कर पा रहा हूँ, जिसमें वो इस जगह को गायब करना चाहते हैं। उनकी सांसें बहुत पास आ चुकी हैं। जिन्वू अपने डैगर समन करता है और बोलता है कि बाहर आओ। अब इस समय तुम सभी जिससे लड़ने वाले हो, वो खुद तुम्हारे महाराज हैं, और जो एक हंटर भी हैं। जिन्वू उन सभी सोल्जर्स को बैटलफील्ड से दूर भेज देता है। आर्मी का चीफ वहाँ से उठते हुए सोचता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी आसमान क्रैक हो जाता है, और वहाँ से अनगिनत टाइटन्स पृथ्वी पर आने लगते हैं, और उन बड़े टाइटन्स की आर्मी के सामने जिन्वू अकेला खड़ा था। टाइटन्स का लीडर जिन्वू को देखते हुए बोलता है कि क्या तुम हमें रोकने के लिए अकेले आए हो। तब जिन्वू उससे बोलता है कि क्या मैं तुझे अकेला दिख रहा हूँ। जिसके बाद जिन्वू अराइज बोलता है, और पूरा रेगिस्तान पर्पल हो जाता है। जिन्वू के डोमेन से लाखों शैडो सोल्जर्स बाहर आने लगते हैं। मैजिक शैडो सोल्जर्स, बीस्ट्स, आर्क्स, बेरू के साथ एंट्स की पूरी आर्मी, मैजिकल बीस्ट्स, बेलियन के साथ की आर्मी, और ड्रैगन्स शैडो सोल्जर्स जब एक साथ बाहर निकलते हैं, तब 10 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स टाइटन्स के सामने खड़े हो जाते हैं। और अब जिन्वू अपनी आर्मी
को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। सीन अब व्हाइट हाउस में शिफ्ट होता है, जहां अमेरिकन प्रेसिडेंट सोच रहा होता है कि अचानक आसमान में क्रैक्स हुए और उससे चीजें बाहर आने लगी। ऐसी घटना पहली बार हुई है। वो सोच रहा था कि क्या हम उन चीजों को संभाल भी सकते हैं या नहीं। तभी आर्मी का चीफ व्हाइट हाउस पहुंचता है और वहां बताता है कि वहां सारी चीजें अब कंट्रोल में हैं। वो सभी हायर अप्स को मीटिंग रूम में बुलाता है और सबको उसी डेजर्ट की वीडियो दिखाता है जो उस जगह पर ड्रोन्स और रोबोट से रिकॉर्ड किया गया है। वहां जिन्वू को अकेले देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि हादसे की जगह पर वो एशियन लड़का कौन है। सब पूछने लगते हैं कि आर्मी कहाँ है और उस जगह पर सिविलियन क्या कर रहा है। तब आर्मी चीफ बोलता है कि मैं भी यही जानना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि जिन्वू के हाई ऑर्क्स टाइटन्स पर आग बरसा रहे हैं। टस्क की फायर पूरे रेगिस्तान में टाइटन्स को अलग कर देती है। सभी शैडो सोल्जर्स अब टाइटन्स पर टूट पड़ते हैं। जिन्वू अपने सोल्जर्स के साथ एक एक करके टाइटन्स को खत्म करने लगता है। जिन्वू डैगर्स रश का यूज करते हुए कई टाइटन्स को लगातार मारता रहता है, लेकिन तभी टाइटन्स का लीडर जिन्वू के सामने आता है और वो आसानी से जिन्वू के डैगर्स को रोक लेता है और बोलता है कि ये सब बेकार ट्रिक्स हैं। जिसके बाद जिन्वू डार्कनेस की पावर्स का यूज करता है और अपने एक हाथ को उस टाइटन से भी बड़े साइज का बना लेता है और उस पर अटैक करते हुए उस टाइटन को नीचे गिरा देता है। वो टाइटन अब खुद को छोटा करते हुए बोलता है कि यूनिवर्स के इतने छोटे से प्लेनेट पर तुम जैसा कोई होगा मैंने सोचा भी नहीं था। हालांकि तुम्हें अपनी पावर का यूज करने के लिए माना का यूज करना पड़ता है। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रेस कितनी कमजोर है। और दूसरी तरफ हम टाइटन्स को अपनी पूरी पावर का यूज करने के लिए सिर्फ अपने साइज को छोटा करना पड़ता है। वो अपना साइज छोटा कर लेता है और बोलता है कि सिर्फ टाइटन्स के बेस्ट वॉरियर्स ही ऐसा कर सकते हैं, जिनमें से मैं भी हूँ, और अगर तुम मुझसे माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और तभी बेलियन उस पर अपनी सोर्ड से बुरी तरह अटैक कर देता है, जिसके बाद दूसरे सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं। टाइटन्स की पूरी आर्मी लगभग खत्म हो चुकी थी। इसके बाद बेलियन जिन्वू से पूछता है कि मेरे किंग, क्या आप उससे बातें कर रहे थे? जिन्वू बोलता है कि नहीं, वो बहुत ज्यादा घमंडी है, तुम ही उस पर ध्यान दो। तभी बेरू की खतरनाक एंट्री होती है और वो उस टाइटन लीडर को खत्म करते हुए बोलता है कि मेरे किंग, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। जिसके बाद जिन्वू के सोल्जर्स ही उन टाइटन्स का सफाया कर देते हैं। इसके बाद हम अमेरिका में हो रही मीटिंग रूम का सीन देखते हैं, जहां सभी हायर अप्स इस पूरी फाइट को देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आदमी है कौन। प्रेसिडेंट सोच रहा था कि उस अकेले आदमी ने उन मॉन्स्टर्स को ऐसा संभाला जैसे वो उनके सामने कुछ भी ना हो। वो सोचता है कि जैसा मूवीज में होता है वैसा असल जिंदगी में देख रहा हूँ। प्रेसिडेंट पूछता है कि क्या इंटेलिजेंस एजेंसी भी इस इंसान के बारे में पता नहीं लगा पाई? डेविड, जो कि पिछली टाइमलाइन में कामिश ड्रैगन के रून स्टोन का इंचार्ज था, वो इस समय इंटेलिजेंस एजेंसी का डायरेक्टर है। वो बोलता है कि ये सब नामुमकिन है, लेकिन हम उस इंसान का पता काल्पनिक तरीके से लगा सकते हैं। इसके बाद डेविड प्रेसिडेंट को सेलनर के बारे में बताता है कि अब वही हमें जवाब दे सकती है। इसके बाद हम कोरिया के स्कूल का सीन देखते हैं, जहां अब नेशनल ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन होने वाला था। जिन्वू ने इसीलिए ट्रैक एंड फील्ड ग्रुप ज्वाइन किया था ताकि इस कंपटीशन में वो चाहे से मिल पाए। जिन्वू यहाँ अपने ट्रैक एंड फील्ड ग्रुप वाले दोस्तों के साथ आता है और तभी उसकी नजर किमचुल पर पड़ती है। जिन्वू उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि पिछली टाइमलाइन में जिन्वू ने किमचुल को मारकर उसे अपना शैडो सोल्जर बनाया था, जिसे हम आयरन के नाम से जानते थे। जिन्वू को देखकर किमचुल भी रुक जाता है। उसे देखकर जिन्वू के मुंह से आयरन नाम निकल जाता है। तभी वहां दूसरे स्कूल का ट्रैक एंड फील्ड ग्रुप आता है और उसका कैप्टन जिन्वू के ग्रुप का मजाक उड़ाता है कि उन लोगों ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को एस ऑफ टीम बना दिया। जिसके बाद जिन्वू का कैप्टन बोलता है कि तुम्हारा मुंह खुला रह जाएगा जब तुम देखोगे कि हमारा फर्स्ट ईयर कितना धांसू है। तब दूसरे ग्रुप का कैप्टन किमचुल के बारे में बोलता है कि हमारे पास भी एक खूंखार बंदा है जिसने हमें ज्वाइन किया है। जिन्वू को देखकर किमचुल के मन में एक अजीब चीज चलने लगती है। वो सोच रहा था कि आखिर क्यों मैं किसी एक ऐसे स्टूडेंट के सामने झुकना चाह रहा हूँ जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा, और वो लगभग मेरी ही एज का है। वो जिन्वू के सामने डरा हुआ फील कर रहा था, लेकिन अपने कैप्टन के बोलने पर वो खुद को संभाल लेता है। वो जिन्वू को देखते हुए सोचता है कि कोई चांस ही नहीं है कि मैं इस कमजोर बंदे से डर जाऊं। वो जिन्वू से बोलता है कि घूर क्या रहा है, अगर तुझे कुछ कहना है तो कहीं अकेले चलते हैं। जैसे ही वो दोनों अकेले में जाने लगते हैं, तभी जिन्वू के मेंबर्स दूसरे कैप्टन का मजाक उड़ाने के लिए पीछे से बोलते हैं कि जिन्वू किसी को मार मत देना। जिन्वू का कैप्टन बोलता है कि जिन्वू, हम खून खराबा नहीं देखने वाले हैं, तुम ज्यादा जोर मत लगाना, बस ऐसा सोचना कि तुम्हें लोगों की जान नहीं लेना है। जिन्वू उनसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तब वो लोग बोलते हैं कि हमें तुम पर भरोसा है, हमें बस ये ध्यान रखने की जरूरत है कि वो सही सलामत वापस आ जाए। जैसे ही जिन्वू और किमचुल अकेले में जाते हैं, किमचुल जिन्वू का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? अकेले में आते ही किमचुल को देखकर टस्क बोलता है कि इससे वापस
इग्रिस मिलके अच्छा लगा। इग्रिस बोलता है कि आयरन वापस आ गया। बेरू भी आयरन का वेलकम करता है। वहीं बेलियन बोलता है कि अगर आप इसे मुझ पर छोड़ दें तो मैं इसे इतना पढ़ा लिखा दूंगा कि ये फिर कभी ऐसा बर्ताव नहीं करेगा। किमचुल ने जिन्वू को भले ही पकड़ रखा था, लेकिन वो बहुत हैरान था। उसे जिन्वू के सामने झुकने का मन कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो तुरंत घुटने पर आ जाता है। जिन्वू सोचता है कि इसे अब आम जिंदगी जीनी चाहिए, इसीलिए इससे ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। जैसे ही जिन्वू जाने लगता है, किमचुल उसे रोक लेता है और बोलता है कि क्या यही है जिसे लोग प्यार कहते हैं। ये सुनकर जिन्वू अजीब सा फेस बना लेता है, लेकिन तभी जिन्वू अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसके माइंड को चेंज कर देता है कि तुम मुझसे लड़ने वाले थे, लेकिन जब तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा हूँ तो तुमने अपनी नफरत मिटाने की सोची और अब से तुम और भी ज्यादा अच्छे से रहोगे। जिन्वू वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम उन लोगों में से हो जिसने दुनिया को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है और इस पर तुम्हें गर्व होना चाहिए। जिसके बाद किमचुल सारी बातें भूल जाता है। अब मिडिल स्कूल की फर्स्ट रेस स्टार्ट होने वाली थी और सभी रनर्स ट्रैक पर आ जाते हैं। इसके बाद हम अमेरिका में सेलनर के घर का सीन देखते हैं, जहां डेविड रेगिस्तान में फाइट करने वाले लड़के का पता लगाने के लिए उसके घर जाता है। सेलनर उसका वेलकम करते हुए उसे अंदर बुलाती है। सेलनर समझ जाती है कि डेविड जिन्वू का पता लगाने के लिए उसके पास आया है। सेलनर उससे बोलती है कि मुझे उस इंसान के बारे में पता है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस इंसान के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। तब डेविड चिल्लाते हुए बोलता है कि आपको पता होना चाहिए कि उसने क्या किया है। आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं जबकि आपको पता है कि वो हमारे देश के लिए खतरा बन सकता है। तब सेलनर बोलती है कि मैं तुम्हें ना बताकर बिल्कुल सही कर रही हूँ, क्या तुमने वो वीडियो नहीं देखी है? तब डेविड बताता है कि मैंने देखी है। एक अकेला इंसान जो उन मॉन्स्टर्स के सामने खड़ा रहा जबकि वो बहुत खतरनाक थे, फिर भी वो उनके सामने नहीं झुका। ऐसी पावर्स जिससे लोग कांप जाएं। उसने सच में इंसानियत को बचा लिया। इसके बाद सेलनर बोलती है कि क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे अगर मैं कहूँ कि ऐसी चीजें पहली बार नहीं हुई हैं? ये सुनकर डेविड पूरी तरह हैरान हो जाता है। डेविड पूछता है कि आपका मतलब है कि इंसानियत ने अपने खात्मे का नजारा पहले भी देख चुका है? सेलनर उसे हाँ बोलती है। तब डेविड समझ जाता है कि वो इंसान हमारे लिए खतरा नहीं है। डेविड जाते हुए सेलनर से पूछता है कि वीडियो में जो इंसान था, क्या आप वादा करती हैं कि वो खतरनाक नहीं है? जिसके बाद सेलनर उससे वादा करती है। तब डेविड बोलता है कि ठीक है, फिर मैं भूल जाऊंगा कि आपको उसके बारे में पता है। इसके बाद डेविड वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम सेलनर के घर में थॉमस आंद्रे को देखते हैं, जो कि इस टाइमलाइन में एक फाइटर है। इसके बाद थॉमस सेलनर से बोलता है कि मेरे अलावा ट्रैफिक में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर मैं बिना किसी एक्सीडेंट के अब तक जिंदा हूँ, सिर्फ आपकी भविष्यवाणियों की वजह से। वो सेलनर से पूछता है कि आखिर आपने मुझे पहले क्यों बचाया? तब सेलनर उसे बताती है कि क्योंकि तुमने अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए हैं। ये सुनकर थॉमस हैरान हो जाता है। इसके बाद वो पूछता है कि उस वीडियो वाले बंदे ने ऐसा क्या किया जिसके लिए डेविड को यहाँ आना पड़ा? तब सेलनर उसे बताती है कि उसने दुनिया को बचाया है। थॉमस सोचता है कि मैं सेलनर की बातों को कभी नहीं समझ पाऊंगा। इसके बाद हम वापस कोरिया में हो रहे मिडिल स्कूल डिवीजन की फर्स्ट रेस का सीन देखते हैं, जहां मिडिल स्कूल के रनर्स ट्रैक पर आ जाते हैं और इस कंपटीशन में चाहे इन भी थी। अब सिग्नल मिलते ही रेस शुरू होती है और सभी मिडिल स्कूल गर्ल्स ट्रैक में रनिंग स्टार्ट करती हैं। तभी अचानक चाहे इनके पैर में दर्द होता है, क्योंकि उसके पैर में पहले से चोट लगी थी, लेकिन फिर भी वो रेस जारी रखती है और कंपटीशन की फर्स्ट रेस को जीत जाती है। दूसरी रेस से पहले ग्राउंड में अब फुटबॉल का कंपटीशन शुरू हो जाता है, इसीलिए चाहे बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। वो अपनी इंजरी को देखते हुए सोच रही थी कि क्या बाकी की रेसेस वो इस हाल में जीत पाएगी। वो उदास बैठी थी और तभी वहाँ जिन्वू आकर बोलता है कि क्या तुम इन इंजरीज को छिपाकर दौड़ने वाली हो? इस टाइमलाइन में चाहे पहली बार उसे देखती है। पिछली टाइमलाइन के अंत में ड्रैगन किंग ने पृथ्वी पर अटैक किया था और पूरी दुनिया के हंटर्स जंग में उतर रहे थे। तब जिन्वू ने वॉर स्टार्ट करने से पहले चाहे को कॉल करके प्रॉमिस किया था वो उससे मिलने वापस लौटकर जरूर आएगा। दुनिया को 10 साल पीछे करने और 27 साल डिमेंशन क्रैक में बिताने के बाद फाइनली जिन्वू अपना प्रॉमिस पूरा करता है। जिन्वू खुश था क्योंकि आखिरकार वो उसके सामने खड़ा था। चाहे सोचने लगती है कि क्या ये हाई स्कूलर है। जिन्वू बोलता है कि अगर तुम इस हाल में दौड़ोगी तो पूरे साल अपने इलाज में पैसे ही भरती रहोगी और एक लूजी रनर बन जाओगी। उसकी बातें सुनकर चाहे सोचती है कि ये किसी की स्टोरी है जिसे मैं जानती हूँ। उसे जिन्वू का सेंट पसंद आता है। वो जैसे ही उठने की ट्राई करती है उसका दर्द बढ़ जाता है। जिन्वू उसके पैर को टच करते हुए हिलने के लिए मना करता है और उसके पैर को पूरी तरह हील कर देता है और बोलता है कि सिर्फ एक बार बिना किसी रिग्रेट के रेस करना। इसके बाद जैसे ही वो जाने लगता है चाहे उसे रोकते हुए पूछती है कि क्या हम पहले मिले हैं। तब जिन्वू उससे बोलता है कि अगर तुम मुझसे रेस में जीत गई तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। इसके बाद चाहे बोलती है कि तुम हाई स्कूल में हो, मैंने तुम्हें दौड़ते
दौड़ते हुए देखा है, तुम सारी रेसेस में पहले नंबर पर आते हो। जिनवू बोलता है कि लगता है तुम अभी से मुझसे हार मान रही हो। तब चाहे बोलती है कि मेरी फाइनल रेस जल्दी शुरू होने वाली है, तो ये कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें किसी और दिन रेस में हरा दूं, तो क्या तुम मुझे आंसर दोगे? जिनवू उसकी बात मान जाता है और जाते हुए सोचता है कि ये बड़ी होने पर भी कितनी भोली है। इसके बाद स्कूल के सारे कंपटीशन खत्म हो जाते हैं। काफी समय बीत जाता है। जिनवू अपने ग्रुप के साथ रनिंग करता रहता है। जिनवू स्कूल जाना जारी रखता है, जहाँ उससे मिलने चाहे भी आया करती थी। कुछ महीने बीत जाने के बाद क्रिसमस का दिन आता है। जिनवू के साथ इग्रिस भी डिग्री लेने की तैयारी कर रहा था। तभी चाहे का कॉल आता है और जिनवू चाहे से मिलने के लिए बाहर चला जाता है। जिनवू को अपने कपड़े सिंपल लग रहे थे, इसीलिए वो एक दुकान में रखे कपड़े से चेंज कर लेता है और टस्क से पूछता है कि ये कैसा रहेगा। टस्क उसे बताता है कि बिल्कुल परफेक्ट है महाराज। जिनवू एक जगह पर खड़ा था और वो 3 तक काउंट करने के बाद पीछे मुड़ते हुए हेलो करता है, जहाँ चाहे आ चुकी थी। ये देखकर चाहे बोलती है कि ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पीछे भी आंखें हैं। इसके बाद वो दोनों शहर में घूमते हुए स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी जाने पर बातें करने लगते हैं। इसके बाद जिनवू चाहे को बताता है उसे यूनिवर्सिटी में किसी से मिलना है। चाहे गुस्सा कर पूछती है कि क्या वो एक लड़की है। जिनवू बोलता है कि क्या पता हो भी सकती है, और ये सुनकर चाहे का फेस फूलकर लाल हो जाता है। इसके बाद चाहे उसे उसका प्रॉमिस याद दिलाती है, जब जिनवू ने बोला था कि अगर तुम मुझसे रेस में जीत गई तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। इसके बाद चाहे उसे क्रिसमस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि देखते हैं पहले वहाँ कौन पहुँचेगा। तब जिनवू उससे पूछता है कि आखिर तुम इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो। तब चाहे उसे बताती है कि मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी में किससे मिलना चाहते हो और क्या हम उस कंपटीशन से पहले भी कहीं मिल चुके हैं। ये सुनकर जिनवू हैरान हो जाता है और रेस के लिए मान जाता है। जिसके बाद चाहे अपना स्कार्फ निकालती है और जिनवू के गले में डालते हुए बोलती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो यहीं खड़े रहो और हिलना मत। जिनवू यहाँ फंस जाता है और चाहे रेस में दौड़ने लगती है। ये देखकर इग्रिस बोलता है कि मेरे किंग आप पूरी तरह से हार गए। बेलियन बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा मेरे लॉर्ड की आप बेट हार गए। टस्क बोलता है कि इस बार इन्होंने सब गड़बड़ कर दी, और बेरू बोलता है कि मेरे लॉर्ड आपको अभी दौड़ना स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन जिनवू हैरान खड़ा रहता है। उसे दौड़ते हुए देखकर जिनवू को पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उन यादों को सोचते हुए जिनवू बहुत खुश होता है। चाहे उस पेड़ तक पहुंच जाती है, लेकिन जिनवू अभी भी पिछली टाइमलाइन में उसके साथ बिताए हर एक पल को याद करता रहता है। पेड़ के पास पहुंचने पर चाहे बोलती है कि ये मेरी जीत है। इसके बाद जिनवू अपने शैडोज से बोलता है कि तुम सब अपनी आंखें बंद कर लो। चाहे जिनवू को अपनी तरफ आते हुए देखकर आंखें बंद कर लेती है। इसके बाद जिनवू चाहे के पास आता है और उसे गले लगा लेता है। और इस बेहतरीन सीन के साथ ही आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।